नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्कस। ये हमारा लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं। ये चैप्टर जैसे कि हम जानते हैं कि पुराने एडिशन में नहीं था। चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, उसी प्रकार वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें। जो हमारा युद्ध चल रहा है यूपीएससी के साथ, उसमें उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर। तो अभी तक हमने क्या कवर कर चुका है? कॉन्स्टिट्यूशन कवर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन वो लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूट से आया है, जिसका मतलब है टू एस्टेब्लिश और टू सेटअप। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड भी कहा जाता है, सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, बेसिक लॉ ऑफ कंट्री कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ स्टेट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी भी कहा जाता है, इसको ग्राउंड नॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने डिफरेंट डेफिनेशन डिस्कस की कि क्या क्या डिफिनेशन होती है, किस किस के द्वारा क्या क्या डिफिनेशन दी गई है। उनमें से कोई एक आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? इलिट बल्मर के द्वारा उसके फंक्शन दिए गए थे। उसने बाउंड्री को डिफाइन किया था पॉलिटिकल कम्युनिटी की। कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेचर एंड अथॉरिटी बताता है, पॉलिटिकल कम्युनिटी की आइडेंटिटी एंड वैल्यूज बताता है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट्स एंड ड्यूटीज लोगों की, सिटीजन्स की बताता है। इट एस्टेब्लिश द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड इट डिवाइड द शेयरिंग ऑफ द पावर between the various layers of the government, and it also declare the official religious identity or policies of the states, and ये हमें डेवलपमेंटल गोल स्टेब्लिश करने में, अचीव करने में हेल्प करता है। फिर हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है? तो ब्रेविटी, क्लैरिटी, डेफिनेटिवनेस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सुटेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, ये हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक जानी, जिसको हम याद कर सकते हैं एसएससी एबीसीडी की फॉर्म में। एसएससी एबीसीडी, ठीक है। एसएससी मतलब स्टेबिलिटी, सुटेबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ए से अडेप्टेबिलिटी, बी से ब्रेविटी, सी से क्लैरिटी एंड डी से डेफिनेटिवनेस। ठीक, फिर हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया कि कौन सा क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को फिर क्लासिफाई किया गया है बहुत सारे टाइप्स पे। ठीक है, तो जिसमें से हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इवोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन और कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन और कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन which is enacted by the legislative assembly, and on the basis of incorporation of provision के आधार पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 2 भागों में डिवाइड किया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बोला डॉक्यूमेंटेड और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, और अनरिटन को हमने बोला नॉन डॉक्यूमेंट्री और नॉन कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए। फिर हमने आगे डिस्कस किया कि ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अमेंडमेंट के आधार पे लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने इसको 2 भागों में डिवाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन को, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और इन इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा फ्लेक्सिबल और इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसको स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होता है अमेंडमेंट के लिए, एंड जिसमें जो ऑर्डिनरी लॉ होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं होता है। जबकि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? ऑर्डिनरी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ के बराबर होता है, उसको मान लिया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, उसके बाद में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया गया है और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया गया है। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड उसमें बताया होता है कि उनकी क्या क्या पावर रहेगी। ठीक है, देन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ पावर नेशनल गवर्नमेंट में ही होता है। ठीक है, बाकी सब इसके ऑर्डिनेट ऑर्गन की तरह काम करते हैं। ठीक है, फिर इलियट बर्मर का जो 2 टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटाइप का हमने डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, जिसमें प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया, और सेकंड था वो प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस किया। प्रोसीजरल में वो प्रोसीजर बताता है, ठीक है, लीगल है, पॉलिटिकल है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पावर शेयरिंग है, वो सब इसमें प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। इट सेट्स आउट द लिमिट ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड फंडामेंटल राइट्स। सेकंड हमने डिस्कस किया प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन जो काम करता है वो तो करता ही है, उसके अलावा ये जो है हमें क्या है, जो ऑब्जेक्टिव है ये सेटअप करता है, जो कि हमें अचीव करने हैं, गोल्स हैं किसी भी डेमोक्रेसी के, क्या गोल्स होने चाहिए वो उनको अचीव करने में
हेल्प करता है। फिर हमने ये आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, ये हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। उनके बीच में कुछ थोड़ा अंतर होता है। ए कंट्री में है कॉन्स्टिट्यूशन, किसी देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है बट नॉट नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो किसी देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ए कंट्री विद ए डिक्टेटरशिप वेयर द डिक्टेटर वर्ड इज लॉ। मान लेते हैं कि हिटलर, नाजी जर्मनी का जो केस लेते हैं हम, तो वहां पे क्या है, हिटलर ने जो बोल दिया वही क्या है, लॉ है, ठीक है। तो उसने बोल दिया वही लॉ है, तो उसको माना जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां का, ठीक है। इट कैन बी सेड टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो वहां पे वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या चीज होती है ये हम देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिकॉग्नाइज द नीड फॉर गवर्नमेंट विद पावर। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलता है कि गवर्नमेंट के पास तो पावर तो होनी चाहिए, परंतु वो जो पावर है गवर्नमेंट की वो लिमिटेड पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पास अनलिमिटेड पावर हो, जैसे कि हिटलर के पास थी अनलिमिटेड पावर। तो यानी कि एक डिक्टेटर के पास, टोटलिटेरियन स्टेट्स में भी देखें तो हम क्या है, वहां पे अनलिमिटेड पावर होती है। टोटलिटेरियन स्टेट्स में वन पार्टी का रूल होता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या है, तो गवर्नमेंट के पास पावर तो रहेगी परंतु वो पावर क्या है, लिमिटेड पावर होगी। तो उस पावर पे क्या है, लिमिटेशन होगी, ठीक है। तो अनलिमिटेड पावर होती है, इट मे लीड टू अथॉरिटेरियनिज्म लाइक हिटलर ऑप्रेसिव गवर्नमेंट विच जियोपर्डाइजेस द फ्रीडम ऑफ पीपल। यानी कि जो लोगों की जो स्वतंत्रता है वो छीन जाती है यदि अनलिमिटेड पावर होगी सरकार के पास। तो only when the constitution of a country imposes limitation upon the government power, जब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गवर्नमेंट को लिमिटेड पावर देता है, डज ए कंट्री नॉट ओनली हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, तभी क्या है, कंट्री के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का हमारी जो मतलब है कि वो जो पावर है गवर्नमेंट के पास वो क्या है, लिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पावर नहीं है, ठीक है। तो मेनली यही मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज दैट ऑफ ए पॉलिटी, एक पॉलिटी है जो कि एस्टेब्लिश की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यानी कि एक जो देश है, भारत है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है। और वो वहां के जो फंक्शनरीज हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हुई है उनको मानते हैं, तब क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गवर्नमेंट कहलाएगी, ठीक है। इज दैट ऑफ ए पॉलिटी इज गवर्न अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑर्डेन एसेंशियली लिमिटेड गवर्नमेंट। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिटेड गवर्नमेंट बनी है और वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करती है, एज अपोज टू आर्बिट्री डेस्पोटिक एंड अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन रूल। तो ये अपोज में होती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अपोज टू आर्बिट्रेरी, डिस्पोटिक और अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन रूल के अगेंस्ट में ये होती है, ठीक है। जैसे कि हिटलर के अगेंस्ट में है, चाइना में क्या है, टोटलिटेरियन रेजिम में है, केवल एक पार्टी का क्या चला आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट शुड नेसेसरली भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। एंड आर्बिट्री पावर इन हैंड ऑफ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन इवन इफ कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्लिगेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यदि किसी के पास या तो एक सिंगल पर्सन के पास या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के पास भी यदि कोई आर्बिट्री पावर है, अनलिमिटेड पावर है, तो वो क्या है, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट में है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिजायर्स ए पॉलिटिकल ऑर्डर इन विच द पावर ऑफ गवर्नमेंट आर लिमिटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में जो पॉलिटिकल ऑर्डर होगा वहां पे क्या है, लिमिटेड पावर होगी गवर्नमेंट की। इट इज अनदर नेम फॉर द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड एंड फॉर दिस रीजन ए सिविलाइज्ड गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में सिविलाइज्ड गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो वो अननेसेसरली पावर को एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अननेसेसरली जो फ्रीडम स्पीच है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, लोगों के जो फंडामेंटल राइट है उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो दो बातें हमने देखी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, क्या लिमिटेड गवर्नमेंट है और वहां पे क्या है, सिविलाइज्ड गवर्नमेंट है। तो रियल जस्टिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइंड प्लेस इन हैविंग ए लिमिटेड गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है, ताकि वहां की जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड गवर्नमेंट हो, ताकि लोगों को गवर्नमेंट से बचाया जा सके, ठीक है। एंड ऑफ रिक्वायरिंग दोज हु गवर्न टू कंफर्म दिस
और कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी मतलब होता है कि एक लिमिटेड गवर्नमेंट हो और लोगों का क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं वो फॉलो करे लॉज एंड रूल्स। तो अभी बहुत सारी डेफिनेशंस आएगी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की और कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो फेडरिक के अनुसार क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्या है? अकॉर्डिंग टू फेडरिक, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रोवाइड ए सिस्टम ऑफ इफेक्टिव रेस्ट्रेंट अपॉन द गवर्नमेंट एक्शन। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो रिस्ट्रेन करता है, वो प्रोवाइड करता है रिस्ट्रेन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक्शन, ठीक है। तो इट इज अ बॉडी ऑफ रूल। अकॉर्डिंग टू फेडरिक, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ बॉडी ऑफ रूल एंश्योरिंग फेयर प्ले, thus rendering the government responsible। तो ये क्या है, एक तो गवर्नमेंट एक्शन के अगेंस्ट में रिस्ट्रेन का काम करता है और ये बॉडी ऑफ रूल्स है जो कि गवर्नमेंट को क्या है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाती है और फेयर प्ले इंश्योर कराती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेडरिक आप याद रख सकते हैं, डेफिनेशन याद रखना चाहें तो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राउसेक, अकॉर्डिंग टू राउसेक, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मींस, राउसेक के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? इट मींस एसेंशियली लिमिटेड गवर्नमेंट। अगेन लिमिटेड गवर्नमेंट ये है, इट इज एंटीथेसिस ऑफ गवर्नमेंट बाय अनरिस्ट्रेंट विल ऑफ द रूलर्स। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अगेंस्ट द आर्बिट्ररी पावर, अगेंस्ट द डेस्पोटिक रूलर। तो इट इज एंटीथेसिस ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज रन बाय द ए मोनार्क कह सकते हैं हम, या फिर डेस्पोटिक रूलर, ठीक है। तो रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल फॉर्म ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द रिस्ट्रेन, किस तरह का स्ट्रेन दे उसके बजाय, इट अज्यूम्स द लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट एज अपोज टू द आर्बिट्ररी पावर। तो लिमिटेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट की एज अपोज टू आर्बिट्ररी पावर अकॉर्डिंग टू राउसेक, ठीक है। नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन देखेंगे वो है केसी वीरे की डेफिनेशन है। इसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? तो अकॉर्डिंग टू केसी वीरे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस समथिंग दैट इज मोर देन ए गवर्नमेंट, जो क्या है एक गवर्नमेंट से ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो मोर देन गवर्नमेंट है, ठीक है। यानी कि वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करती है, ऐसी गवर्नमेंट हो। तो इट मींस द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल एज अपोज टू द आर्बिट्ररी गवर्नमेंट। एक ऐसी गवर्नमेंट हो जहां पे वो कोई भी डिसीजन ले सकती है, उसके बजाय एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम करेगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनके द्वारा इसको लिमिट किया जाता है, उसकी पावर को क्या है चेक किया जाता है। देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, नॉट गवर्नमेंट लिमिटेड ओनली बाय द डिजायर एंड कैपेसिटी ऑफ दोज हु एक्सरसाइज द पावर। तो केसी वीरे के अनुसार लिमिटेड गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाय द डिजायर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, या फिर जो जिसके पास पावर है उनकी डिजायर के अनुसार जो कंट्रोल है उस पे नहीं, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो लिमिटेड है गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू येबेमा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन ओनली बी क्लासिफाइड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल। येबेमा के अनुसार किसी भी गवर्नमेंट को हम तब कॉन्स्टिट्यूशनल बोलेंगे व्हेन द रूलर्स आर सब्जेक्ट टू बॉडी ऑफ रूल्स, यानी कि जब जो रूल करने वाले हैं वो रूल्स को फॉलो करें, प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, विच लिमिट द एक्सरसाइज ऑफ द पावर, जो उनकी पावर को लिमिट करते हो, ऐसे प्रिंसिपल्स जो उनकी पावर को, रूलर की पावर को लिमिट कर रहे हो, तब क्या है वहां पे क्या होगी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। तो हमने क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो एंटीथेसिस है आर्बिट्ररी रूल का, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशन है इससे रिलेटेड है, वो आप याद कर सकते हैं, याद करना चाहें तो कोई एक इसमें से। तो एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमने देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, मेनली लिमिटेड गवर्नमेंट, सिविलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन लुइस हैनकिन ने क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसके 8 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं लुई हैनकिन के द्वारा। एलिमेंट या फिर प्रिंसिपल या फिर कंपोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तीनों में से कोई भी आ जाए तब ये इसको माना जाएगा कि आप लिखना है ये, ठीक है। ये याद होनी चाहिए 8 कंपोनेंट। तो पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या है, पॉपुलर सोवर्जनिटी होगी, जो गवर्नमेंट होगी वो क्या है सोवर्जन होगी, यानी कि जो उसकी जो सोवर्जनिटी है वो लोगों में लाई करेगी।
सेकंड इज रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगी गवर्नमेंट। थर्ड इज वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। फोर्थ इज सेपरेशन ऑफ पावर होगा बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर होगा जिसके अनुसार क्या है, देयर इज ए चेक ऑफ बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होगा, चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, तो एक ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होगी, जैसे कि एग्जीक्यूटिव की पावर है वो जुडिशरी चेक कर सकती है, भारत में जैसा है सेपरेशन ऑफ पावर। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी टू चेक दी टू फैसिलिटेट द चेक एंड बैलेंस सिस्टम एंड जुडिशियल रिव्यू को। एंड देयर विल सिविलियन कंट्रोल है, मिलिट्री का जो सिविलियन कंट्रोल है वो होगा, यानी कि मिलिट्री के पास टोटल पावर नहीं होगी, मिलिट्री का जो कंट्रोल है वो किसके पास में होगा, सिविलियन गवर्नमेंट के पास होगा। भारत में किसके पास है, मिलिट्री का हेड कौन है, तीनों आर्म फोर्सेस का प्रेसिडेंट है। सातवां, पुलिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या है, पुलिस है इट इज गवर्न बाय द लॉ, लॉ के द्वारा गवर्न की जाती है। एंड इट इज अंडर जुडिशियल कंट्रोल, तो ये जुडिशियल कंट्रोल में भी होती है। ठीक है, देयर इज रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में देयर इज ए रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वहां पे क्या है, देयर इज ए रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ये 8 कंपोनेंट्स हैं, किसके 8 कंपोनेंट्स या फिर प्रिंसिपल कह लो या फिर एलिमेंट्स कह लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो हमें याद रखने हैं, आंसर में मेंशन कर सकते हैं, डायग्राम बना के भी मेंशन कर सकते हैं ऐसे हेक्सागोनल, और या फिर सीधा भी मेंशन कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं हम दोबारा देख लेते हैं, पॉपुलर सोवरेनिटी, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, civilian control of military, then police governed by law and judicial control, and respect for individual rights. There is a respect for individual rights. तो ये सारे 8 एलिमेंट हैं वो दिए गए हैं लुई हैनकिन के द्वारा, जो हमें याद रखने हैं इन मेंस में ये काफी आ सकता है। ठीक है, और प्री में भी क्वेश्चन आ ही सकता है, पिछले साल तो लिमिटेड गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अभी यूपीएससी पूछ रही है, तो पता नहीं कब पूछ ले। तो धन्यवाद, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है।